अच्छा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों का बेटा ये सब्जेक्ट सबको पता है कि ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में होगा क्या कि एक्सरसाइज करने की वजह से जो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी के ऊपर चेंजेस आएंगी ना, हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि एक्सरसाइज करने से अगर आपके हार्ट, आपने इससे पहले फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा होगा, हार्ट का क्या सिस्टम है, ब्लड का क्या सिस्टम है, वो दोनों कैसे काम करते हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम एक्सरसाइज करने की वजह से वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्ट के सिम्टम्स है या कार्डियक सिस्टम्स हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ी जिसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, उस नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर क्या पड़ता है। और नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं आपका हार्ट हम बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द बॉडी। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या चीज है, बॉडीज रिस्पॉन्सेज एंड अडाप्टेशंस टू एक्सरसाइज। मतलब कि बॉडी एक्सरसाइज को कैसे रिस्पॉन्ड करती है सबसे पहली बात, और दूसरा रिस्पॉन्ड करने के बाद क्या बॉडी के अंदर अडेप्टेशन आती है एक्सरसाइज की वजह से या नहीं आती, ठीक है। अब पहले मुझे कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे कि जब हमने ये वहां यहाँ एक वर्ड लिखा है अडेप्टेशन, आपके ख्याल में अडेप्टेशन क्या चीज होती है? जब हम बॉडी के अडेप्टेशन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय चेंजेस। मैम इससे ये मतलब हो सकता है कि हमारी बॉडी में क्या एक्सरसाइज के बाद ये हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस वो तो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हो एक्सरसाइज। गया है ना, स्टार्ट हो एक्सरसाइज के बाद ठीक है। करने से एक्सरसाइज हम शुरू कर दें तो मसल्स में अगर स्पैज़म हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट हो जाते हैं इसके साथ, फिर वो इतने ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं आप उसको, मॉडिफिकेशंस कह सकते हैं आपको, अभी मैं मुन्ना ने बताया। इस जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हम बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है ना, वो तो इफेक्ट हो गया एक्सरसाइज का या बॉडी का रिस्पॉन्स हो गया। उन रिस्पॉन्सेस के कुछ देर के बाद अगर आपका स्टेडी स्टेट में आ जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट एकदम से बहुत ज्यादा होता है, वो रिस्पॉन्स था, और उसके बाद वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, आपकी बॉडी को थोड़ी सी आदत हो जाती है और आपकी हार्ट बीट भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, तो वो है आपकी अडेप्टेशंस टू एक्सरसाइज, ठीक है। ये अडेप्टेशंस आपकी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं हर सिस्टम के साथ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी क्या थी जी, कि ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पहले कोई इतना बड़ा ना तो सब्जेक्ट था ना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था, लेकिन मैकेंजी एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सरसाइज का इफेक्ट डिफरेंट रीजन्स के ऊपर देखा कि क्या था, वो 1900 की बात है। उसके बाद जो ज्यादा प्रोमिनेंट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जब आई वो वर्ल्ड वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे थी, कि इसके बाद क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर फिटनेस की जरूरत पड़ती थी, तो एक बड़ा एक आइडिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि ऐसा क्या है जो हमारे सोल्जर्स के अंदर अगर हम करें तो हमारे सोल्जर्स के अंदर ज्यादा फिटनेस क्रिएट होती है, और अगर हम छोड़ दें तो हमारी फिटनेस कम हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तब भी बहुत काम किया गया। फिर 1970 में अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ फिजियोलॉजी मान लिया कि 1970 में उन्होंने कहा कि हाँ जी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको डिस्कस करना चाहिए। उसके 4 साल बाद ACSM है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। आप लोगों को ACSM लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ACSM गाइडलाइंस फॉर ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन। यस मैम, सबको आ रहा है ना? ACSM स्टैंड्स फॉर अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। ये यहाँ पे लेक्चर में कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ।
ACSM ने, इस अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने 74 में गाइडलाइंस दी थी कि एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है और टेस्टिंग कैसे करनी है और प्रिस्क्राइब कैसे करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद उसके 6 साल इस पूरी एक डेकेड में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया इस डेकेड में कि आपकी सेहत का आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या फिजिकल एक्टिविटी आपकी हेल्थ पे कोई रोल प्ले करती है या नहीं करती। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या फिजिकल एक्टिविटी आपकी हेल्थ पे कोई पॉजिटिव रोल प्ले करती है? यस मैम करती है। ऑब्वियसली करती है। ठीक है। और अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तो आपकी हेल्थ को क्या होगा? डिजीज हो जाते हैं डिफरेंट, मैम डिजीज ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, शाबाश। उसके बाद 2000 में इसका एक प्रॉपरली सर्टिफिकेट एग्जाम बना दिया गया कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट कहलाएंगे वो लोग अगर वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर या इस फील्ड के अंदर एक सर्टिफिकेट एग्जाम जैसे लाइसेंस एग्जाम होता है अगर वो लोग दे लेते हैं तो। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप लोग क्या बन रहे हैं? एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बन रहे हैं आप लोग? हम फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फिजियोथेरेपी के अंदर एक स्पेशल फील्ड को टच कर रहे हैं, उसका नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आप वो बनना चाहेंगे तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद इसको परस्यू करेंगे और इसके अंदर फर्दर स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास फिजिकल फिटनेस का, कि फिजिकल फिटनेस क्या चीज है। अगर बॉडी के अंदर अपना कोई भी काम करने की एबिलिटी है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दो तरीकों से, एफिशिएंटली वो बहुत अच्छे से कर सकता है और इफेक्टिवली अगर उसका किए हुए काम का कोई इफेक्ट भी है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ये इंसान फिजिकली फिट है। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है कि एक इंसान सिर्फ तभी फिजिकली फिट कहलाएगा अगर वो अपने डेली टास्क, अपने डेली लिविंग के टास्क क्या होते हैं, मैं अगर कॉलेज जाना चाहती हूँ पैदल चल के जा सकती हूँ कि नहीं, अगर करीब है तो ठीक है, इतनी दूर की बात नहीं हम करें, कि अगर डेली अपनी डेली लाइफ के जो टास्क हैं अगर आप अपनी मर्जी से और बड़े मतलब के तरीके से बगैर किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के अपना वो काम कर सकते हैं, बगैर थके कर सकते हैं, और आपके पास इतनी एनर्जी भी है कि आप वो काम करने के बाद अपना खुले ये टाइम एंजॉय कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर डेली टास्क है और लेट्स से लड़कियों की मैं बात कर लेती हूँ कि अगर डेली टास्क है और आपको पता है कि जी किचन साफ करना है, आपने डिशेस करनी है सारी, तो आपके अंदर क्या इतनी एनर्जी है कि आप सारा किचन भी साफ करके आए और उसके बाद आके आप अपने लिए चाय बना के और सोफे पे बैठ के चाय भी पी सकें और आप थकी नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर इसका मतलब आप फिजिकली फिट हैं। लेकिन अगर इस काम को करते करते आप बहुत ज्यादा थक गई हैं और आपके अंदर चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं है और कोई और आपको बना के दे रहा है, तो फिर आप फिजिकली फिट नहीं है। मतलब कि फिजिकली फिटनेस का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप डेली लाइफ के टास्क इतनी एनर्जी के साथ कर सकें और उसके बाद आप अपना लेजर टाइम भी इंजॉय कर सकें, और खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है उस लेजर टाइम के दौरान या उसके बाद और आप उसको भी फौरन से कोप कर सकें, तो फिर आप फिजिकली फिट हैं, वरना आप फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, इस फिजिकल फिटनेस का हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट। जी कोमल बेटा आपने हैंड रेज किया है, बोलो। मैम जिस तरह मतलब ये है कि फिजिकल फिटनेस, तो उसमें ये भी है ना कि अगर वो रेगुलर बेस पे वो काम कर रहे हैं तो वो फिजिकली फिट हो सकते हैं, यानी अगर कोई एक मतलब महीने में एक दफा करता है तो उसको फिर उसमें मतलब टायर्डनेस होती है, लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे अपना वो काम कर रहा है तो वो फिर फिजिकल फिट उससे हो सकता है। फिर दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मतलब मैम जिस तरह आपने अभी कहा है कि हम लोग फिजिकल फिटनेस का एक क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया मतलब तो वो यही है ना कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे वही काम कर रहा है तो वो फिजिकल फिटनेस की तरफ खुद ब खुद जा रहा होगा, या बिल्कुल बिल्कुल जा रहा होगा, डेफिनेटली जा रहा होगा। जी ओके ठीक है, और शहाना आप बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन था आपका? मैम वो जैसे अब आपने क्राइटेरिया बताया है ना, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब हम अब कोई हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है, फिर हम क्यों थोड़ा सा काम करते हैं और फिर थक जाते हैं? यही है कि हम हैबिचुअल नहीं होते, मतलब
मतलब ये ऐसा क्यों है? अब जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि सिर्फ डिशेस वॉश करने के बाद हम इतने थक जाते हैं कि फिर हम अपनी खुद चाय भी नहीं बना सकते, और इस तरह ना, मतलब ये है कि हम एक वीक के लिए हम कुछ काम भी नहीं कर रहे, एक वीक के बाद मैंने डिशेस वॉश की हैं तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकती। मीन अब हमें डेली करना चाहिए, तब हम हैप्चुअल होंगे और फिजिकली फिट बिल्कुल। रहेंगे, अदरवाइज नहीं। यस यार, सीधी सी बात है शहाना, अगर आप एक्टिविटी करते रहेंगे, ठीक है, और सिर्फ डिशेस बात करने की, ये मैं बात नहीं करी कि अगर आपने फिजिकली फिट होना है तो आप जाके बर्तन धोना शुरू कर दें। फिजिकल फिटनेस के अंदर और बहुत सा क्राइटेरिया आता है। अगर आपने आई नो। एग्जांपल दिए एक हफ्ते के बाद, ठीक है, आपने कहा है ना कि एक हफ्ते के बाद किया, आपने वो पूरा हफ्ता फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, आपकी बॉडी को जो अडेप्टेशन अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की वजह से हुई थी तो वो अडेप्टेशन खत्म हो गई, और आपकी बॉडी दोबारा नए सिरे से उस फिजिकल एक्टिविटी को लेने की कोशिश करेगी जो कि शायद वो ना ले सके, और आपके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन भी इतनी अच्छी नहीं होंगी कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी हो या इतनी एनर्जी हो कि वो ये काम कर सके, ठीक है, इसीलिए आप थक जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स में इसको चीज आएगी, ठीक है। अभी बेसिक हम पढ़ते जा रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस है क्या, और अगर फिजिकल फिटनेस हो तो वो कैसे नजर आती है बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी की कंपोजिशन अच्छी होगी, ठीक है, ना तो आप बहुत ज्यादा ओबीज होंगे, ना आप बहुत ज्यादा थिन होंगे, आप एक लीन मसल मास के साथ बिल्कुल ठीक होंगे। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस कहलाएगी अगर आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है। इंड्योरेंस वर्ड का मतलब पता है किसी को क्या होती है? बर्दाश्त करना, टू बर्दाश्त, बेयर, टू मतलब बेयर। रिपीटेड एक्टिविटी कोई भी को काम मतलब किसी endure करना। एक मतलब रेपिटेशन पे बार बार करते जाना। ठीक है, हाँ जी, कुछ ड्यूरेशन के लिए काम करना एंड्योरेंस एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होती है कि कुछ देर के लिए आपने जो काम किया है जिसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा था, क्या आपके कार्डियक सिस्टम ने और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया या नहीं किया। अगर किया तो आप फिजिकली फिट हैं, और अगर सपोर्ट नहीं किया तो आप फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप काम कर सके, बजाय इसके कि आज आपने 2 हफ्ते बाद अम्मा ने कहा था डस्टिंग करो आज घर की, आपने डस्टिंग करने की कोशिश की है, ऊपर की तरफ हाथ किया किसी चीज को, और साथ ही आपका मसल पुल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर या आपके बॉडी के जो मसल्स हैं या जॉइंट्स वगैरह उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप फिजिकली फिट हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मसल इंड्योरेंस का और मसल स्ट्रेंथ का। आपके मसल के अंदर इतनी पावर है कि आप 5 kg का वेट उठा के कहीं रख सके तो आप फिजिकली फिट हैं। क्या मसल के अंदर इतनी पावर है कि आप ये 5 kg का वेट 10 मिनट तक उठा के फिर सकें। पानी की बोतल कैरी करनी है आपने, ठीक है, आप घर से यूनिवर्सिटी गए, आपने वाटर बॉटल उठाई हुई, बहुत ज्यादा उसका वेट भी नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या आप वाटर बॉटल उठा के या आप वो बैग उठा के कॉलेज जा सकते हैं? अगर ले जा सकते हैं, वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट उठाया, वो अब आपकी मसल इंड्योरेंस है, ठीक है। अगर ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर हैं तो आप फिजिकली फिट हैं हेल्थ के क्राइटेरिया से। उसके बाद फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया आता है रिलेटेड टू स्किल्स या रिलेटेड टू आपकी स्पोर्ट्स। उसमें क्या चीज आती है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एजिलिटी का। एजिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी आपकी टू चेंज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, टेनिस बॉल को हिट कर रहा है एक प्लेयर, यस मैम। ठीक है। एजिलिटी हम कहेंगे क्योंकि बॉल कभी इस तरफ से आएगी, कभी ओपोनेंट उसका दूसरी तरफ बॉल की तरफ करेगा, कभी बॉल उसके ऊपर से आएगी, कभी बिल्कुल साइड से आ जाएगी, तो क्या वो भाग भाग के आपने कभी टेनिस का मैच देखा होगा ना, भी किसी ने देखा हो तो इतना तो पता होगा कि टेनिस में क्या होता है। तो यस जो मैम, भाग मैंने भाग के खेला भी है। टेनिस को भाग के जो डिफरेंट डायरेक्शन से जाके बॉल को हिट करने की उसकी एबिलिटी, और वो विद इन सेकेंड्स उसकी वो एबिलिटी है, उसको कहेंगे एजिलिटी। ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ना एजिलिटी, उसका मतलब क्या है? चेंजिंग डायरेक्शंस टू हिट अ टेनिस बॉल। सिर्फ टेनिस में एजिलिटी की बात नहीं करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर बात करें, लेकिन बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं? अगर एबिलिटी है उसकी फौरन से अपनी डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है, वो उसकी एजिलिटी है। जितनी ज्यादा किसी के अंदर एजिलिटी होगी वो प्लेयर उतना ज्यादा फिजिकली फिट होगा। उसके बाद है बैलेंस, कि क्या वो हिट करते करते गिर तो नहीं जाता। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या वो बैलेंस अपना मेंटेन रख सकता है, तो वो फिजिकली फिट है। उसके अपर लिम्स में और उसके लोअर लिम्स में या उसके ब्रेन में और उसकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है या नहीं हो। अगर उसकी कोऑर्डिनेशन है तो वो फिजिकली फिट है। क्या उसके मसल्स के अंदर इतनी उसको हिट कर सके, मतलब कि अगर किसी ने टेनिस नहीं खेली ना, या किसी को नहीं पता कैसे खेलते हैं,
पहली दफा तो उनसे वो रैकेट ही नहीं उठाया जाता, वो रैकेट भी अच्छा खासा भारी होता है, ठीक है। वो हमारा जो दूसरा रैकेट होता है उसके जितना नहीं होता, वो लाइट होता है रैकेट, ये टेनिस वाला रैकेट हैवी होता है, हैवी रैकेट उठा ही नहीं पाते, पावर ही नहीं है। क्या प्लेयर के अंदर इतनी पावर है कि वो उसको बड़ी जोर से हिट कर सके बॉल को, क्योंकि बॉल को जोर से हिट करेगा तो वो दूसरी तरफ जाएगी, वरना वो बॉल वहीं नीचे गिर जाएगी, इसका मतलब वो फिजिकली फिट नहीं है। लास्ट चीज है हमारे पास रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम के अंदर अब कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, वो उस प्लेयर का रिएक्शन टाइम है और वो उसके फिजिकल फिटनेस है, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कौन सी गेम है नीचे, दोनों टेनिस के नीचे दो कौन सी गेम्स हैं? एक मैम एक फुटबॉल है और स्केटिंग एक आई है और थिंक एक फुटबॉल है। एक एक फुटबॉल फुटबॉल है। है, बास्केटबॉल मैम, एक बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल और मैम बास्केटबॉल है और स्कीइंग है। स्केटिंग है। स्केटिंग है, स्कीइंग नहीं है, स्कीइंग आइस पे होती है, ठीक है। स्कीइंग के लिए वो लंबे लंबे से वो होते हैं जो पाँव के, मुझे इनका नाम नहीं पता क्या होते हैं, वो रख लेते हैं और फिर स्कीइंग करते हैं। और जिन्होंने ये मैम फुटबॉल कहा था ना, जी बेटा बता दें, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस दोबारा से। हफ्सा मैं जनरली सा बता देती हूँ, लेकिन अभी आपको बेटा नहीं समझ आएगी क्योंकि हमने इस चीज़ को आगे एक अलहदा 2-4 लेक्चर्स दिए हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। मैं रिपीट कर देती हूँ कि जनरली ये होता क्या है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का मतलब, हम जब बात करते हैं ना, एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करना फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के अंदर 2 सिस्टम्स फॉल करते हैं, एक कार्डियक सिस्टम जिसके अंदर यूजुअली आपकी हार्ट बीट आती है या हार्ट रेट आता है या आपका ब्लड प्रेशर वगैरह आएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम जो वाइटल्स को डिस्कस करते हैं वो आपका रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है, सिंपलेस्ट अगर हम बात करें तो। एक्सरसाइज करने की वजह से, आपने एक्सरसाइज की है थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए, आपने 10 मिनट की एक्सरसाइज की है या आपने 15 मिनट्स की एक्सरसाइज की है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपके कार्डियक सिस्टम ने आपको एक्सरसाइज करने दी है, आपके मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई किया है, तो वो कार्डियक की एंड्योरेंस है। और अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने आपके रेस्पिरेटरी रेट को स्टेबल रखा है, तो वो आपकी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, ठीक है। तो इनको ओवरऑल कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, तो आपके हार्ट और आपके लंग्स ने क्या आपकी एक्सरसाइज के दौरान आपके साथ कोप किया है, तो वो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है। अगर नहीं किया तो इसका मतलब एंड्योरेंस वीक है, मैम ठीक है जी बेटा। मैम ओके मैम एक मैम। बात ही, मतलब यानी कुछ लोग जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बाद यानी उसके बाद उनको कुछ टाइम में फील होता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल जो है ना उसमें जान नहीं है या उनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, हालांकि वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करते रहे, तो उसमें भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो उनको क्या यानी वो यूं फील होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया और उनको वो फेंट हो जाएंगे, यानी वो किस कंडीशन में आएगा? वो इसलिए आएगा कि उनकी बॉडी को आदत नहीं थी, उनकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन नहीं थी इतनी एक्सरसाइज को बर्दाश्त करने की, ठीक है। इसके लिए उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जब वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अडेप्ट होती जाएगी, और जो पहले दिन रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने बहुत ज्यादा वीकनेस के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस उनकी कम होती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा कि वो एक्सरसाइज करने के बाद भी सीधे रहा करेंगे। जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप देखिए रनिंग की कोई, अगर आप ओलंपिक्स में कोई गेम देखते हैं और रनिंग की है उन्होंने, लॉन्ग रनिंग की है, हम तो इतना भाग ही नहीं सकते जितना वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। वो फिजिकली फिट है हमसे ज्यादा, और वो भागने के बाद खड़े भी हो जाते हैं एंड पे ऐसे करके। हम तो भाग ले तो फिर शायद हमें स्ट्रेचर पे डाल के ले जाना पड़े। यस मैम। हमारी इतनी फिजिकल फिटनेस नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर इतनी अडेप्टेशन नहीं है, उनकी फिजिकल फिटनेस है, उनकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन भी है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, इस चीज को एम्बिग्यूटी की है तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फिजिकल फिटनेस के अंदर एक टर्म है हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस। पहले मुझे आप लोगों में से कोई आंसर करे, हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, लो होना। मैम लो। मैम ये तो नहीं लग जाती है। दोबारा बोलो क्या है? हाइपर मीन हाई, हाइपो मीन टू डिक्रीज। हाइपो मीन टू डिक्रीज। डिक्रीज देन व्हाट? किससे डिक्रीज? नॉर्मल से। यस, नॉर्मल। नॉर्मल का वर्ड लाजमी यूज कर देना है। लेस देन नॉर्मल हाइपो होता है और अबव देन नॉर्मल हाइपर होता है। हाइपर होता है, ठीक हो गया। ठीक है, ये जो नॉर्मल का वर्ड है ना, ये जरूर यूज करना है वरना इसकी डेफिनेशन खराब हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो हाइपोकाइनेटिक, काइनेटिक का क्या मतलब होगा फिर?
मैम Movement. मूवमेंट या to मोशन move In movement motion, ma'am. In मैं motion. Emotions. यस, मूवमेंट या कोई भी मोशन से रिलेटेड कोई भी चीज। तो हाइपोकाइनेटिक डिजीज ऐसी बीमारी जो कि लेस देन नॉर्मल मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक हो गया? मैं दोबारा बताती हूँ, हाइपोकाइनेटिक डिजीज ऐसी क्या है? डिजीज इज कॉज्ड बाय द इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी often in conjunction with inappropriate dietary practices. हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस क्या है? ऐसी बीमारियां जो कि आपकी लेस फिजिकल एक्टिविटी या आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। आपके ख्याल में आप कोई ऐसी मुझे दे सकते हैं किसी डिजीज की एग्जांपल जो कि लेस मूवमेंट की वजह से होती हो? मैम ओबेसिटी। ओबेसिटी, वेरी गुड। मैम एट्रोफी, मैम परसों ना एक काइनी की मैं बुक में पढ़ रही थी, एक पर्सन अगर जस्ट फॉर 4 वीक वो बेड रेस्ट ले लेता है ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसकी बॉडी की खुद जो बोन होती है वो उसका अपना वेट बेयर भी नहीं कर सकती। तो इट्स मीन ये बहुत ही मुझे बात बहुत इफेक्टिव और अच्छी लगी है। तो ये लाइन पढ़ने के बाद मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया। आपकी अम्मी तो बड़ी खुश हुई होंगी, बच्ची ने अच्छी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। यस मैम। नहीं, उनको लगा अब वो खुश हो गई कि अब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। अच्छा, वरना वो एक ही मैम रूम में हम लोग सारा तो दिन 7 महीने से बेड रेस्ट पे, तो इसलिए उनको नो लगा मैम, मैं तो काम कर रही हूँ। करा रही हूँ हमारी माएँ। अच्छा ठीक है, मम्मी कहती है नहीं करती। लेक्चर पढ़ लेते हैं, बाकी एक्टिविटीज बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, फिजिकल फिटनेस हमें पता लग गया। हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं? ऐसी डिजीजेस जो कि लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। इसमें एट्रोफी आती है, ओबेसिटी आती है, और ओबेसिटी की वजह से जो डिजीज है आगे वो बड़ी कॉमन डायबिटीज आती है। ठीक है, तो डायबिटीज हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस में कंसिडर होती है, टाइप 2 डायबिटीज। तो उसके बाद है कि जी फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन रिड्यूस दिस हाइपोकाइनेटिक डिजीज, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हमने एक्टिविटी चूज कर ली, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू स्पेंड इन दैट एक्टिविटी टू रिड्यूस दिस हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस? दूसरी चीज ये आ गई। तीसरी बात आ गई, हमने एक्टिविटी भी डिसाइड कर ली, हमने टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड कर लिया। अब हम कहें कि हमने व्हाट इंटेंसिटी शुड वी परफॉर्म इट, हम इसको कितनी इंटेंसिटी पर परफॉर्म करें, ठीक है, और कितनी दफा करें कि हमें ये हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिजिकल फिटनेस के लिए रिलेटेड क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, या इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर मोस्ट, मतलब कि कम से कम 30 मिनट्स तक वो एक्सरसाइज करें, और कितने दिन करें? पूरा हफ्ता करें, रोज करें, और मिनिमम 30 मिनट्स की करें, ताकि उनके हेल्थ की जो वो है इम्प्रूव हो जाए, और जो रिस्क है किसी भी डिजीज का वो कम हो जाए। मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये डिजीजेस का रिस्क कम हो जाए, और हम मतलब कि अगर किसी की फैमिली के अंदर डायबिटीज बड़ी प्रेवलेंट है, सबको डायबिटीज है, इसका मतलब बच्चों के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि उनको भी बहुत जल्द डायबिटीज हो सकती है, और वो चाहते हैं कि उनको ये डिजीजेस ना हो, तो वो कैसे एक्सरसाइज के थ्रू उसको प्रिवेंट करेंगे? उसका एक जनरल सा क्राइटेरिया बताया कि पूरा हफ्ता एक्सरसाइज करनी है, ऑल डेज अ वीक, और रोजाना कितनी देर की करनी है? मिनिमम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करनी है, ठीक है? तो वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा कोई एडवांस नहीं आप करना चाहते, तो सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है वॉक। सिंपल वॉक करें, रोजाना आधे घंटे की वॉक करें, आपके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और अगर आपने कोई एडिशनल बेनिफिट्स लेने तो फिर आप इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह इंक्रीज कर लें, ठीक है? इट्स नेवर टू लेट टू बी एक्टिव। अब हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे रीड नहीं करती, बहुत रटे वाला सिस्टम हो जाएगा। आप लोग मुझे जनरली बताएं, यहाँ सामने स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, लेकिन चैट में लिखते जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए क्वेश्चन आंसर करने की, कि हेल्थ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो क्या बेनिफिट्स हैं आपके? आपकी बॉडी को क्या फायदा है एक्सरसाइज करने की वजह से? एक तो बॉडी एक्टिव, मैम एकदम फ्रेश रहते हैं, फ्रेश के लिए जितना फ्रेश रहेंगे उतना ज्यादा, यानी हम अपने काम को, अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस कम हो मैम काफी ज्यादा हार्ट डिजीजेस से मसल्स बचेंगे, एक्टिव रहते हैं, स्लिम स्मार्ट होते हैं हम, ठीक है, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है, और मेंटली जो होते हैं फिट रहते हैं इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत सारी से बच सकते हैं।
यस, फातिमा ने कहा है कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और ब्लड रिस्पांस बेहतर होता है, बिल्कुल। ईशा कह रही है कि वो बहुत वेरी गुड। आप लोगों को तो ये चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने पहले? नो मैम, में थोड़ा बहुत अंदाजा है हमें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे पढ़ी हुई हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे आता है कि जी जो आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है उसके लिए डेफिनेटली एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? आपकी बॉडी खुद एटीपी प्रोड्यूस करती है, और दो तरीके हैं आपकी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करने के, या एरोबिक सिस्टम या एनारोबिक सिस्टम। मुझे बताएंगे इसमें से ऑक्सीजन वाला कौन सा होता है, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक हो गई है हमारे पास। हाँ जी, एरोबिक सिस्टम होता है, ठीक है। और एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो मुझे बताएंगे यस इसमें से लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन किसकी होती है, एरोबिक की या एनारोबिक की? ना एरोबिक की लॉन्ग लास्टिंग होती है, एरोबिक सिस्टम। बोथ आर कंपल्सरी। ठीक है, हो गया, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। उसके बाद हमारे पास एक चीज है कि जी जो ये एक दफा सुन ले मेरी बात, इसमें मत भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। फिटनेस ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है अगर आपने किसी इंडिविजुअल की फिटनेस ट्रेनिंग करवानी है या इवन कि आपने खुद भी करनी है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपके जहन में रखना जरूरी है और जिनके ऊपर काम करना भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड का क्या मतलब होता है? मोर देन नॉर्मल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है, जरिए आप बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। जिनका शोर आ रहा है ना वो म्यूट कर लें। फातिमा बेटा आप भी म्यूट कर लें, चलो मैं कर देती हूँ, ठीक हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है कि टू इम्प्रूव वन मस्ट परफॉर्म मोर देन वंस नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपने इम्प्रूव करना है, किसको इम्प्रूव करना है? अपने हेल्थ के स्टेटस को या अपने हेल्थ के बेनिफिट्स को। तो इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You should perform the physical activities or the physical exercises more than your normal amount of exercise. Normal amount of exercise क्या है? आप कहते हैं मैं रोज वॉक करती हूँ या करता हूँ और आधे घंटे की वॉक करता हूँ, लेकिन जो बेनिफिट्स मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे। जो लेट से बेनिफिट में एक बेनिफिट आपका है वेट लॉस करना, आपने आप कहते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ आधे घंटे की, लेकिन मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। तो आपने अपनी वेट लॉस को और ज्यादा स्पीड अप करना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है जो कि आधे घंटे की वॉक थी, आप इसको ज्यादा कर देंगे, ठीक है। ज्यादा कर देंगे कितनी? 1 घंटे की वॉक करेंगे या 2 घंटे की वॉक करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट लेना है तो आपकी जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है जो कि आप डेली करते हैं, आपको इससे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने बॉडी को ओवरलोड करना पड़ेगा, फिर जाके ये बेनिफिट आएगा आपके पास। ये प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये क्या कहता है? प्रोग्राम्स शुड बी डिजाइन्ड इन रिलेशन टू स्पेसिफिक गोल्स इन माइंड, ठीक है। आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज वही होनी चाहिए या एक्सरसाइज प्रोग्राम वो होना चाहिए जो आपको बेनिफिट चाहिए। हमें ये पता है कि कुछ डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं और हर एक्सरसाइज का एक डिफरेंट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जितना आप लोगों को जनरली नॉलेज होगी उसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास एरोबिक्स की, हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं और वेट लूज करते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वेट ट्रेनिंग की, ठीक है। लड़के हैं जिम में जाके वेट उठाते हैं या इवन के गर्ल्स भी घर में उठाती हैं या जिम में जाके उठाती हैं, जो भी, तो उससे मसल मास बिल्डअप होता है, ठीक है, मसल्स बनते हैं। ये दो डिफरेंट हमारे गोल्स है ना, एक मसल बिल्डिंग गोल है और एक सिर्फ वेट लॉस का गोल है। अगर आपने सिर्फ वेट लॉस करना है तो आपने वेट्स नहीं उठाने, आपकी एक्सरसाइज प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए आपके गोल से रिलेटेड। गोल था सिर्फ वेट लॉस तो आप सिर्फ एरोबिक्स करेंगे, गोल था सिर्फ मसल मास तो आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करेंगे। अगर आपका गोल ही दोनों को मिला के था तो फिर आप दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या कहता है कि जो आपका गोल है आपकी एक्सरसाइज भी वही होनी चाहिए। आप ये मत तवक्को रखें कि मैंने पूरा हफ्ता जाके वेट उठाए लेकिन मेरा वेट लूज नहीं हुआ,
वेट लूज नहीं होगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से वेट लूज नहीं होता। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल्स हो गए, एक प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड था, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी था। तीसरा है हमारे पास इंडिविजुअल फिटनेस लेवल। ये कहता है कि जी असेस द इनिशियल फिटनेस लेवल टू डिजाइन द रियलिस्टिक प्रोग्राम एंड अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप लोगों ने रियलिस्टिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बनाना है। ये नहीं करना ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने आप को कि नहीं जी, हालांकि मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, आज तो मैंने 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। 15 मिनट के बाद आपके अंदर हिम्मत नहीं रहनी कि उठ के पानी पी लें। ठीक है, तो रियलिस्टिक प्रोग्राम्स बनाना है, ये भी एक प्रिंसिपल है कि आप पहले अपना इनिशियल फिटनेस लेवल असेस करें कि आप किस लेवल पे फॉल करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप करते जाएं। लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास प्रोग्रेशन of the program, increase the program as the individual becomes adjusted। हमने पहले ही दिन 2 घंटे की एक्सरसाइज नहीं करवानी, हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बिल्डअप करते जाना है। ठीक है, पहले हमने आधे घंटे की करवाई, फिर हमने पौने घंटे की करवाई, फिर हम 1 घंटे पे गए, फिर हम 1.25 घंटे पे गए, फिर हम 1.5 घंटे पे गए, फिर 1.25 और फिर 2। हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो लोड था वो इंक्रीज करते गए। ठीक है, ये है प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोग्राम। आई होप ये प्रिंसिपल्स आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद नीचे एक कॉन्सेप्ट है कि जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, आप अपनी बहन से डिफरेंट हैं, आपकी बहन आपकी मदर से डिफरेंट है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, इसलिए हर इंडिविजुअल का जो एक्सरसाइज प्लान है वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू उनका लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू उनकी डाइट, अकॉर्डिंग टू उनका इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, मैं अगर जॉब के साथ घर भी संभालती हूँ तो मेरा वर्कलोड ज्यादा है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज को मैनेज करूँगी। मुझे शायद एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े अगर मैंने वेट लूज करना है, लेकिन मेरे कंपैरेटिव अगर आप हैं जो सिर्फ हॉस्टलाइट हैं लेट से, और सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनका एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, वैसे तो हॉस्टल में भी बहुत काम होते होंगे, लेकिन लेट से कोई इंडिविजुअल है जो कि और कोई काम नहीं करता, उसका एक्सरसाइज प्लान, ऑल्दो हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन उसका एक्सरसाइज प्लान मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा रिग्रेशन वो होगा, इंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी मेरे से थोड़ी कम है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हम फिटनेस ट्रेनिंग इंडिविजुअल करवाते हैं। फिर है वार्म अप होती है, वर्कआउट होता है और कूल डाउन कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सरसाइज में ये 3 चीजें लाजमी आती है। वार्म अप होता है एक्सरसाइज से पहले, फिर आपकी एक्सरसाइज होती है जिसको वर्कआउट का नाम दिया जाता है, और उसके एंड पे कूल डाउन होता है। कूल डाउन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ते हैं और कोई इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं, तो उनको करने के लिए हम कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी लाजमी करते हैं। तो ये 3 चीजें हर एक्सरसाइज में आती हैं। फिर सेफ्टी है और बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को लाजमी इन कंसिडरेशन रखने पड़ते हैं। अब जब आपने फिटनेस ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले थ्रेशहोल्ड ऑफ ट्रेनिंग, फिर कॉन्सेप्ट है टारगेट जोन का, और फिर कॉन्सेप्ट है फिट फॉर्मूले का। ठीक है, पहले आप लोगों में से कोई मुझे बताए व्हाट इज थ्रेशहोल्ड? थ्रेशहोल्ड का क्या मतलब होता है? मैम जितनी भी एनर्जी किसी काम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, कोई भी एक पॉइंट जो होता है, किसी भी पीक पॉइंट होता है जहाँ से, हाँ यार आप लोग ना सारे इकट्ठे बोल पड़ते हो, एक एक करके बोला करो। फातिमा पहले आप बोलो। मैम कौन सा लेना? जी मैम, ये एक्चुअली वो पॉइंट है कि जिसमें आपको उतनी एनर्जी चाहिए काम को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और कौन बोल रहा था? हैंड रेज करे, फिर मैं कह देती हूँ आप बोलो। ईशा आप बताओ बेटा। थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग होती है कि इससे कम अगर हो, यानी कि इतनी लाजमी होनी चाहिए एनर्जी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। मैक्सिमम लेवल होता है। शाबाश, आप लोगों को ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, थ्रेशहोल्ड ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड बेनिफिट्स। मतलब कि अगर मैं रोजाना आधे घंटे की वॉक करती हूँ और आपने मैं आपके पास आई हूँ कि मैंने वेट लूज कराना है, आपने मेरा प्लान बनाया 15 मिनट की एक्सरसाइज का, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज पहले करती हूँ। अगर मुझे फर्क चाहिए तो मुझे मोर देन नॉर्मल चाहिए, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड था ऊपर, जो कि ये कह रहा था कि अगर आपने कोई बेनिफिट लेना है तो आपको मोर देन नॉर्मल लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि उस थ्रेशहोल्ड को जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपके पास बेनिफिट नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम लाइक एक्सरसाइज के भी तो फिर टाइप्स होती है ना। समझे आप एक नॉर्मल वॉक कर रहे हैं और आपको 15 मिनट्स की एक्सरसाइज दे रहे हैं, लेकिन वो इंटेंस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो वो भी फिर थ्रेशहोल्ड में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, थ्रेशहोल्ड में आ जाएगा। इंटेंसिटी का थ्रेशहोल्ड हो जाएगा कि हमने किस इंटेंसिटी से स्टार्ट किया। ठीक है, टारगेट जोन है। उसके बाद टारगेट जोन क्या होती है? वो टारगेट जोन का मतलब बेसिकली हमारा गोल है, जहां हमने जाना है।
ठीक है। तो टारगेट जोन है डिफाइंस द अपर लिमिट ऑफ द ट्रेनिंग एंड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द एक्सरसाइज। फिर है हमारे पास फिट फॉर्मूला। फिट का क्या मतलब है, वर्ड से ही समझ आ रहा है, FITT। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब है इंटेंसिटी, पहले टी का मतलब है टाइम और दूसरे टी का क्या मतलब होगा, अंदाजा लगाओ। टाइप वेरी गुड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, जो कि अभी आपने बात की थी कि ये डिफरेंट टाइप की अगर एक्सरसाइज होगी तो उसका थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल, आप इन चारों चीजों को ऑल्टरनेट करके अपने थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दें, थ्रेशोल्ड नीचे आ जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा कर दें, थ्रेशोल्ड नीचे आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा कर दें या टाइप चेंज कर दें तो आपके थ्रेशोल्ड को फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द ऑक्सीजन इफेक्टिवली टू द वर्किंग मसल्स टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। कौन डिलीवर करता है ऑक्सीजन? ब्लड कौन डिलीवर करता है? आपका हार्ट। तो आपका हार्ट कितना एबल है उस ब्लड को पंप करने के लिए, वो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, और ये आपकी कार्डियो हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस को प्रिवेंट करता है। फिर आगे है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट है और कितना मसल मास है और उसकी कितनी रेशियो है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, BMI। BMI स्टैंड्स फॉर व्हाट, किसी को आइडिया है? मैम बॉडी इंडेक्स मास, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी मास इंडेक्स होता है। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? लेस देन नॉर्मल होना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। किलोग्राम्स आपका वेट है और मीटर स्क्वायर आपकी हाइट है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसका आप अपना निकालें, अगर आपका लेस देन 25 है तो आप ठीक है। हेल्दी रेंज बताई हुई 18.5 से 24.9। 18 से लेस है तो आप अंडर वेट हैं, 24.9 से ऊपर है तो आप ओवर वेट है, ठीक है, और आप ओबेसिटी के अंदर तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करें। बॉडी कंपोजिशन की बात हम पहले कर चुके हैं कि कितनी फैट और कितना मसल्स है, उसके लिए उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होते हैं। मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चाहिए होती है। मसल स्ट्रेंथ क्या है? वन टाइम पावर किसी भी काम को करने के लिए। एंड्योरेंस क्या है? वही पावर अगर थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट करती है तो वो आपकी मसल एंड्योरेंस है। फिर उसके बाद है कुछ टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, ये आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ी होंगी और काइनी में भी पढ़ी होंगी, इनको रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताएं, यहाँ सारी मैम बायोमैकेनिक्स पढ़ के आई है? बायोमैकेनिक्स 1। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किससे पढ़ी है? मैम अस्मा वदूद। मैम अस्मा वदूद। चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक्सरसाइजेस 3 टाइप्स की हैं हमारे पास, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और तीसरी नीचे है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? सिर्फ टोन चेंज होती है मसल की। सेम टोन नहीं, जो सेम टोन होती है ना वो आइसोटोनिक होता है। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं होती और मसल की लेंथ भी चेंज नहीं होती और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही होती ना इसमें, आइसोमेट्रिक में। यस, मैं बताती हूँ उसको, अगर आपको भूल जाता है तो उसको याद रखने का क्या तरीका है। आइसो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। अब सेम क्या है, ये आगे सारी तीनों में डिफरेंट है। मेट्रिक का मतलब है लेंथ, मीटर्स लेंथ में होती है ना, तो मेट्रिक का मतलब है लेंथ मसल की चेंज नहीं हुई। टोनिक से निकलता है टोन, इसका मतलब आपके मसल की टोन चेंज नहीं हुई। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, आइसोकाइनेटिक का मतलब होगा आपके मसल की जो वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस है हमारे पास। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन व्हिच इज पॉसिबल एट अ जॉइंट। आपके जॉइंट के ऊपर कितनी रेंज ऑफ मोशन अलाउड है, उतना ज्यादा आपका जॉइंट फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो इंजरीज भी उतनी कम होंगी और आपकी लोअर बैक पेन वगैरह भी बेहतर इंप्रूव होती है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए तो क्या रीजन होता है उसका? या तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपने यूज ही नहीं किया बहुत अच्छे से मसल्स, आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। दूसरी चीज है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एज के साथ कम होती जाती है। हाई अमाउंट्स ऑफ बॉडी फैट, आपकी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा फैट है फ्लेक्सिबिलिटी उतनी कम होगी। और स्ट्रेस, मतलब आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और चीजें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बॉडी की कम होती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस।
जब आपने एक्सरसाइज करनी होती है तो आपको एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को भी जहन में रखना पड़ता है। ना तो आप बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं या हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बॉडी डेफिनेटली अडैप्ट कर जाती है। और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी आपकी जो कोल्ड इंजरीज हैं वो हो जाती हैं, जिसके अंदर फ्रॉस्टबाइट आता है, हाइपोथर्मिया आता है। हाइपोथर्मिया का क्या मतलब है? हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो पिक्चर लगी हुई है सामने, क्या हो रहा है इसमें? मेहंदी लगी हुई है पाँव पे? मैम यहाँ पे ब्लड सप्लाई आई थिंक का स्किन कोई बर्न हुई हुई है। मैम ब्लड सप्लाई, दोबारा देखो क्या हो रहा है, अंदाजा लगाओ। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पाँव में मेहंदी लगाई है? नहीं मैम मेहंदी नहीं है। नहीं लग रहा है, बहुत डार्क किसी ने मेहंदी लगाई हो तो इस एरिया पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, समथिंग लाइक दैट, और वो वहां से एरिया फ्रीज हो गया हुआ। यस, इसको कहते हैं फ्रॉस्टबाइट, ठीक है। ये जो कलर है ना जो हमें नजर आ रहा है, ये ब्लैक है बेसिकली, इंडिकेट कर रहा है कि ये जगह डेड हो चुकी है, ये टिश्यूज, ये फिंगर्स ये डेड हो चुके हैं। क्यों डेड हुए हैं? एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड अगर है ना, ये ज्यादातर माउंटेनियर्स में होता है, ठीक है, फ्रॉस्टबाइट्स वगैरह, उस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती, और पेरिफेरीज में ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी पेरिफेरीज में वैसे भी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि जाके ब्लड को सप्लाई करती हैं, तो वो सबसे पहले इफेक्टेड होती है। तो वहां पे ब्लड सप्लाई रुकी, बहुत दिन हो गए ब्लड सप्लाई वहां पे दोबारा से, क्योंकि हीट नहीं मिली, कोल्ड में पड़े हैं काफी अरसे से। माउंटेनियर्स अक्सर जब वो स्टक हो जाते हैं किसी जगह पे या एवलांच वगैरह आ जाती हैं और वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, तो उस केस में उनके जो पेरिफेरीज होते हैं, हाथ या पाँव होता है, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा मुतासर हो जाती है कि वो जब वापस उनको रिकवर किया जाता है तो फिर इस एरिया को काट देते हैं, क्योंकि ये डेड हो चुका है और यहाँ से फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। तो आपके बाकी फुट को प्रिजर्व करने के लिए ये फिंगर्स यहाँ से काट दी जाती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोल्ड में भी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करने के लिए हमें न्यूट्रिशन भी रिक्वायर्ड है, हमें फिटनेस भी रिक्वायर्ड है। न्यूट्रिशन का आप लोगों को बहुत इजीली पता है, हमें फैट्स भी चाहिए होती हैं, कार्ब्स भी चाहिए होती हैं, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, इन सब चीज़ की एडिक्वेट अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। और फिटनेस को कौन कौन सी चीज़ खराब करती है? आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस खराब करती हैं। आप सिर्फ जंक खाते हैं, आजकल तो जो हालात चल रहे हैं जंक के, मेरे ख्याल में आपकी या मेरी एज में ऑलमोस्ट हर किसी को फैटी लिवर होगा, और जिनकी फैमिलीज में फैटी लिवर की प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है उनके चांसेस और ज़्यादा है, ठीक है। टोबैको है, बहुत ज़्यादा टोबैको की वजह से आपकी फिटनेस ख़राब हो जाती है, आपके लंग्स क्योंकि मुतासर होते हैं, और लंग्स आपके ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, या आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ नहीं करेगा जाके आगे। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसके इफेक्ट्स ख़राब होते हैं। ड्रग्स आप बहुत ज़्यादा ऐसी लेते हैं जिनकी वजह से फिटनेस खराब हो रही है, या फिर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो अप्रोचेस हैं वो इनअप्रोप्रिएट है। मतलब कि अगर आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, जाके, इस वजह से, ताकि आपकी फिटनेस के ऊपर फर्क ना आए या आपकी हेल्थ के ऊपर फर्क ना आए। ये था आपका लेक्चर।